यस, स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी और सेट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सिंपल है बट बहुत यूजफुल है और मैथ्स में लगभग ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा हर चैप्टर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है, स्पेशली फॉर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में सेट के बहुत कंसेप्ट काम आते हैं। क्लास 9th और 10th में भी सेट डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हुए चलते हैं। जब हम नंबर्स पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये सब जो है वो सेट का ही एक पार्ट है। और सेट टॉपिक का रोल जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर चाहे वो आप आईआईटी दें, चाहे फिर आप एमसीए दें, एनडीए दें, कैट दें, एसएससी दें, बैंकिंग दें, किसी भी तरह के एग्जाम्स को आप देखें तो सेट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होता है। चैप्टर बहुत सिंपल है, कुछ सिंबल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, तो कहाँ कहाँ किस ढंग से पढ़ना है ये हम सेट में एक साथ डिस्कशन चालू करेंगे। राइट, सबसे पहले अगर हम बात करें सेट की, क्या डेफिनेशन है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स एक कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ वॉवेल्स तो आप बोलेंगे AEIOU, इस कलेक्शन को हमने सेट बोला। सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स पहला क्या होगा? 2 3 5 7 11 1 2 3, ये 5 है, एक और लिख लीजिए अगर हमने 6 बोला है तो, लाइक दिस। राइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। राइट, मैं बोलूं सेट ऑफ इंटीजर्स तो क्या हो जाएंगे इंटीजर्स? सिंपल 0 1 2 3 -1 -2 -3। मैं बोलूं आपसे सेट ऑफ इंटीजर के बाद मैं बोलूं सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर एनी नंबर इज रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, मींस -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने लायक चैप्टर है और बहुत अच्छे से आपके मैं कंसेप्ट भी डेवलप करूंगा। और सेट में अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम आती है वो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, पर वर्ड प्रॉब्लम के पहले हमें उसका बेस कवर करना होगा। तो सेट का सिंपल सा डेफिनेशन हुआ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, और अ सेट इज वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस ढंग से डिफाइन किया? मैंने अगर बोला कि वॉवेल तो आप वॉवेल लिखेंगे, मैंने बोला कंसोनेंट तो कंसोनेंट लिखेंगे, मैंने बोला नेचुरल नंबर तो आप नेचुरल नंबर लिखेंगे, मैंने बोला इंटीजर तो इंटीजर लिखेंगे। अब अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट की, तो सेट को नॉर्मली 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें अभी मैंने 2 लिखी है। थर्ड फॉर्म को मैं वेन डायग्राम बोलता हूं, जो बाद में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। नंबर 1 हम बात करें रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 मेथड है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आप समझ लें अच्छे से, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटली बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट। मतलब जब हम रोस्टर फॉर्म का यूज करते हैं तो नॉर्मली हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं और इसमें एलिमेंट्स लिखना चालू कर देते हैं। राइट, ब्रैकेट्स के अंदर कॉमर्स के बाद A, I, I, OU। राइट, सेकेंड बात है सेट बिल्डर मेथड और लिस्टिंग मेथड। इसमें हमें क्या करना होता है कि हम एलिमेंट्स नहीं लिखते बल्कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आपने नेचुरल का सिंबल बनाया, मैंने बोला इंटीजर तो आपने केवल इंटीजर्स का सिंबल लिया, मैंने अगर आपको बोला रियल नंबर तो आपने रियल नंबर का सिंबल लिया। यानी हम यहाँ पर सारे एलिमेंट नहीं लिखते। जब बहुत सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो हम नॉर्मली, या जैसे अब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट, तो हम सारे एलिमेंट नहीं लिख सकते स्टार्टिंग टू एंड। तो हम ऐसे केस में रोस्टर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं और उसका केवल एक सिंबल फॉर्म लिख देते हैं कि x such that belong to n। राइट, तो जब एलिमेंट फाइनाइट हो नॉर्मली तो हम रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं, और जब एलिमेंट इनफाइनाइट हो तो हम उस फॉर्म का करेक्टर वाला सिंबल यूज करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, लाइक दिस। राइट, तो सेट को कैसे पढ़ना है वो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। चैप्टर की कमांड कैसे आएगी, तो वो प्रैक्टिस के बिना कभी भी कमांड नहीं आती। तो पहला जो पोर्शन है, हम पहला जो पोर्शन कवर करेंगे वो उसमें सिंबल्स, लॉजिक और बेसिक। देन सेकंड पोर्शन में हम आएंगे जब, तो हम वेन डायग्राम वाले पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नोट डाउन। यस, स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी और सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका मैथ्स में ऑलमोस्ट
एवरी टॉपिक में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है, स्पेशली परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में तो होता ही है, पर हम देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां हम सेट का यूज करते हैं। इनफैक्ट क्लास 8, 9, 10 से भी हम टेस्ट सेट का यूज करते हैं। और सेट एक ऐसा चैप्टर है, सेट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका मतलब जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला, रूट्स मिले, इस रूट्स को हमने एक जगह कलेक्ट किया, इसका मतलब ये सेट हो गया। तो सेट एक बेसिक चैप्टर है, इसका आपने कभी ना कभी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ ना कुछ पढ़ा भी होगा। अब हम यह चैप्टर्स को कवर करेंगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम ले लें, चाहे आप IIT का एग्जाम ले लें, आप MCA का एग्जाम ले लें, NDA का एग्जाम ले लें, एयरफोर्स का एग्जाम ले लें, कैट का एग्जाम ले लें, SSC का एग्जाम ले लें, बैंकिंग का एग्जाम ले लें, हर एग्जाम में यूज होने वाला चैप्टर है। इसलिए चैप्टर की स्टडी को आपको बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना चाहिए। वही पोर्शन हम भी कवर करेंगे, और जैसे जैसे इस चैप्टर में मैं आपके साथ बढ़ता जाऊंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चैप्टर को हम समझें, तो इसको भी अगर हम थ्योरी से समझेंगे तो दिक्कत होगी, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे सेट तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम एग्जाम्पल्स के साथ थ्योरी को समझते हुए चलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पे बनती जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले सेट की। तो सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अ सेट इज वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स वेल डिफाइंड का मतलब है कि पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो मतलब ये हुआ कि हम केवल इसमें वॉवेल लिखेंगे, AEIOU। मैंने बोला सेट ऑफ, सपोज मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो आप क्या क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 7, 11। मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अब 20 लिखने में टाइम लिख रहा है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं x belong to n, right, और इक्वल टू सच दैट n is या x is लेस देन इक्वल टू, यहां लिख देते हैं हम x is लेस देन कितना? 20, राइट। मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिंबल्स क्या, x की वैल्यू, x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। और x की वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने बोला है कि 20, तो 20 इक्वल टू भी लगाएंगे, पर x किसको बता रहा है? नेचुरल नंबर को। तो इसका मतलब अगर हम लॉजिकली समझें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू कहां तक? 20 तक, राइट। तो सेट को लिखने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। हो सकता है हम ऑल एलिमेंट्स लिखें, हो सकता है कि हम एलिमेंट्स ना लिख के, क्योंकि जब एलिमेंट्स के नंबर ज़्यादा होते हैं तब उसका करेक्टरिस्टिक्स और सिंबल यूज करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर 20 एलिमेंट में टाइम लग रहा था, तो मैंने x को डिफाइन कर दिया किससे? n से। और x किसको बिलोंग कर रहा है? x की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 20 होना चाहिए। पर क्योंकि x का मीनिंग नेचुरल नंबर है, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे, राइट। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट की। तो सेट को हम 3 मेथड से डिस्क्रिप्ट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। उसमें नंबर 1 फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलती है। पर वेन डायग्राम तक आने से पहले हमें इसका एक पूरा बेस डेवलप करना होगा, उसके बाद हम वेन डायग्राम पे आएंगे। तो इस टॉपिक में कमांड के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म की, राइट, तो इस फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट। हम ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। किस तरह से? a, जैसे मैंने लिखा a, E, I, O, U, या फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। और मान लीजिए इवन नेचुरल नंबर्स लिखना है 2, 4, 6, 8 एंड डैश डैश डैश। कितने इवन नेचुरल नंबर लिखना है? अगर ये पता होगा तो हम डैश डैश ना लगा के स्टार्टिंग से एंड तक करेंगे। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में हमें हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखना होता है, राइट। एंड सेकेंड अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट को नहीं लिखना होता है, एक्चुअल में केवल उसका करेक्टरिस्टिक्स जो सिंबल है हम उसे यूज करते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मुझे अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना होगा तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? x such that x belong to नेचुरल नंबर, राइट। यानी यहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यानी हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। या मैंने बोला सेट ऑफ इंटीजर्स, और मैंने बोला सेट ऑफ
रियल नंबर। तो हम नॉर्मली इस मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में कैरेक्टरिस्टिक्स सिंबल्स को यूज करते हुए चलते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिंबल सी हो गया, पॉजिटिव इंटीजर तो हम जेड पॉजिटिव या आई पॉजिटिव लिख सकते हैं, राइट। इसमें भी नॉर्मली, इन जनरल में बोलूँगा, इसको जनरलाइज हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मली जब फाइनाइट एलिमेंट होते हैं या बहुत कम एलिमेंट होते हैं तो हम रोस्टेड फॉर्म को यूज करते हैं। जब एलिमेंट्स के नंबर ज़्यादा होते हैं तो हम नॉर्मली सेट बिल्डर मेथड को यूज करते हैं। पर आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। डिफरेंस केवल यह है कि रोस्टेड फॉर्म में हमें ध्यान रखना है कि हम केवल हर एलिमेंट को सेपरेट लिखेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम बात करें तो हम केवल उसके सिंबल्स को लिखेंगे, राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। उसके बाद हम फिर टाइप्स ऑफ सेट्स पर आएंगे, राइट। यस, कुछ एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल किसी भी टॉपिक पे कमांड जब भी आता है जब बिल्कुल बेसिक चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलें। जैसे मैंने लिखा डिस्क्राइब द सेट इन रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कुछ वर्ड दिए मैंने, इसको अगर मुझे सपोज रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। सपोज फर्स्ट देखें हम तो राइट। अब अगर हम देखें प्रोड्यूस को तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए। अच्छा याद रखिएगा सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है। तो जैसे सी आया है, सी ब्रैकेट के साथ लिखना, सी के बाद मैंने लिखा डी, डी के बाद टिक करते चलिए, डी के बाद लिखा ई, राइट। अब डी 2 टाइम आया है तो 2 टाइम नहीं लिखना है, सिंगल टाइम लिखना है। डी पे मार्क कर दिया मैंने। फिर मैंने लिखा यू, ओ, आर एंड टी। दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में केवल सिंबल्स को लिखना है, राइट। जैसे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो अब इसमें अगर हमको इसको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए ई कितने बार आया, 1 2 3, ई लिखा। फिर एक्स की बात करें, एक्स 1 टाइम, टिक करते चले जिससे प्रॉब्लम ना हो। पी लिखा मैंने, ई ऑलरेडी ले चुका हूँ। पी के बाद आर, आर के बाद आई, आई के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद टी। तो कभी भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक एक एलिमेंट को ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिखते हुए चलेंगे हम। जैसे एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ई, ई हमने यूज कर लिया, कट कर दें या मार्क कर दें। ई के बाद एक्स, एक्स कट कर दिया और कहीं नहीं है। एक्स के बाद सी, सी को कट कर दिया। सी के बाद एल कट किया, यू कट किया, एस कट किया, आई, बी, राइट। या एक वर्ड लिखा हुआ मैथमेटिक्स, तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, सिंपल, एम 2 टाइम्स, ए 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स, राइट। उसके बाद एच, ई, ई, सी एंड एस। एक आई भी है, आई मत भूल जाना, लाइक दिस। तो रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को हमें कॉमा के साथ लिखते हुए चलना है ब्रैकेट के अंदर, राइट। इसी तरह से एक सेट बिल्डर का एग्जांपल देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, पर जितना बेसिक से चैप्टर को कवर करेंगे टॉपिक पे उतना स्ट्रॉन्ग कमांड आपका बनेगा। नोट डाउन। यस, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के भी एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली इन जनरल जब इनफाइनाइट एलिमेंट्स या बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम सेट बिल्डर यूज़ करते हैं। फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, लिमिटेड एलिमेंट होते हैं तो हम रोस्टर फॉर्म यूज़ करते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे भी लिए हैं जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है पर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा इक्वेशन, कैसे लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको लिखने का। x such that x such that x is a letter x is a letter in a equation, right? x such that x is a letter in a equation। मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा, तो बिल्कुल सेम, x such that x is a letter in the algebra। या थर्ड मैंने लिखा है तो क्या लिखेंगे, x such that x is a letter in the
प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा तरीका है, तो आपको यहां पर सिंबॉलिकली बताना है कि x इसको बता रहा है, x such that x is a letter in the equation, या x such that x is the letter in the algebra, x such that x is a letter in the probability, right? तो फाइनाइट एलिमेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे यहां पर दिया द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, क्या दिया है? द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे लिखेंगे? सिंपल, x such that x equal to 1/n, n belong to natural number। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? x equal to 1/n, n belong to natural number, right? तो इसमें केवल आप, जैसे मैंने लिखा द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो क्या लिखूंगा? x such that x equal to 2n, n belong to natural number, right? और क्या लिख सकता हूं? और क्या लिख सकता हूं? 2n such that n belong to natural number। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सिंबॉलिकली लिखना है। इवन नंबर दिए हो, सेट ऑफ रेसिप्रोकल नेचुरल नंबर दिए हो, ऑड नंबर दिए हो, इंटीजर दिए हो, तो आपको इसमें केवल उसके करेक्टर को यूज करना है। जैसे नेचुरल नंबर है तो n, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो c, इंटीजर है तो i और z, राइट? पॉजिटिव इंटीजर है तो z पॉजिटिव, लाइक दिस। तो रोस्टर फॉर्म में नॉर्मली हम फाइनाइट एलिमेंट को यूज करते हैं और एक एक एलिमेंट्स को लिखना होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट नहीं लिखते, बल्कि उसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख देते हैं या उसके करेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, राइट? नोट डाउन। यस, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप ऑफ सेट मतलब क्या है वो समझते हैं। नंबर 1 बात करते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट। नल सेट क्या होगा? अ सेट, द सेट विच कंटेन नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द नल सेट, राइट? एक ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे नल सेट बोलते हैं। नॉर्मली एम्प्टी सेट को हम या तो फाई या ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कंटेन कर गया। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, बेसिकली उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, एक एग्जांपल लूं, x such that x square equal to -2, राइट? अब ये कैसा सेट होगा? मैं x बिलोंग टू कुछ भी लिख दूं, चाहूं तो मैं लिख दूं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पर अगर हम लॉजिकली देखें तो एम्प्टी सेट होगा क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस समय जो हमें एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं, नो एलिमेंट होंगे, नो एलिमेंट एट ऑल। तो एम्प्टी सेट मीन्स नो सॉल्यूशन। जब हम कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो कई बार नो सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब वहां पर हमको एम्प्टी सेट मिलेगा, राइट? सेकंड बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बिल्कुल नाम से क्लियर है। फाइनाइट सेट मीन्स जिसमें एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर के थ्रू, 1 2 3 4 5। जैसे इस क्लास में कितने स्टूडेंट, तो मैंने बोला 60, 1 2 3 4 5 6 7, फिंगर कितनी 10, हमने इनको काउंट कर लिया। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं बेसिकली फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं नेचुरल नंबर से, उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। जैसे स्टार कितने हैं तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट, हमारे सर पे बाल कितने हैं तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट। जो चीज़ काउंट ना हो, जो काउंट हो जाए उसे फाइनाइट बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट का ही एग्जांपल है, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, जिसको हम नेचुरल नंबर से लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट मीन्स अ सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर। जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें ये पता है 1 से स्टार्ट है, पर एंड कहाँ से ये नहीं बता सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट होगा। मैंने लिखा इंटीजर्स, क्या होगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो फाइनाइट सेट मतलब जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक के एलिमेंट को हम काउंट कर सकें थ्रू नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 4 5। पर इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें हम एलिमेंट का स्टार्टिंग बता सकते हैं पर एंडिंग नहीं बता सकते, या एंडिंग बता सकते हैं स्टार्टिंग नहीं, मीन्स जिसमें एलिमेंट को हम लॉजिकली काउंट ना कर सके, इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, राइट? तो नॉर्मली जब सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या
इसको पाई या ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, राइट। ये बिल्कुल बेसिक टाइप्स ऑफ सेट के कंसेप्ट हैं। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो चैप्टर पे अपने आप कमांड बनता जाएगा। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट का क्या मतलब है समझ लीजिए। पहले तो कॉर्डिनल नंबर जब भी बोलें तो इसका मतलब हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज मैंने ए लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कॉर्डिनल नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा NA इक्वल टू 5। मीन्स एक सेट में कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं इस कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे सपोज मैंने लिखा B इक्वल टू 2 3 7 8 9 10, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ कॉर्डिनल होंगे यहाँ पर 6, राइट। तो कॉर्डिनल का मतलब हुआ कि किसी भी फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे कॉर्डिनल नंबर बोलते हैं। अगर n एलिमेंट्स हैं तो कॉर्डिनल नंबर n हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। टू सेट, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस समझ लीजिए। इक्विवेलेंट सेट में कॉर्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए। सपोज मैंने ये लिखा 2 3 4 5 और सपोज मैंने B लिखा ABCD। अगर हम देखें तो इसका कॉर्डिनल नंबर भी 4 है और इसका कॉर्डिनल नंबर भी 4 है, राइट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इन टर्म ऑफ कॉर्डिनल नंबर से ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, राइट। मतलब टू सेट्स इक्विवेलेंट होंगे अगर उनके कॉर्डिनल नंबर सेम होंगे। अगर इक्वल सेट की बात करें तो कॉर्डिनल नंबर सेम होने के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने ए लिखा 1 2 3 4 5, मैंने सपोज बी लिखा 5 3 2 1 4, बस मैंने एलिमेंट आगे पीछे लिख दिए। इसका कॉर्डिनल नंबर 5 है, इसका भी कॉर्डिनल नंबर 5 है, तो इक्विवेलेंट तो है ही। पर अगर हम देखें तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने ABCD लिखा था, यहाँ एलिमेंट इक्वल नहीं थे इसलिए इक्विवेलेंट बोला। इक्वल में एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं A इक्वल टू B, यानी इसमें अगर हम इसको X के साथ बोलें तो X A को भी बिलोंग करेगा, X B को भी बिलोंग करेगा, राइट। तो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ लॉजिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो दो सेट में, और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने के साथ साथ उन एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम होना चाहिए, राइट। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। सबसेट। सबसेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेट A and B be two set. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. Means अगर A के सारी एलिमेंट B में कंटेन कर रहे हैं तो A is subset of B, ये सिंबल है, राइट। यहाँ पर मैं आपको सिंबल, लॉजिक, डेफिनेशन, बेसिक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करता हुआ चलूँगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से, अब आपको सेट पे थोड़ा सा फोकस करना होगा यहाँ पर, क्योंकि अब हमारा जो पोर्शन आएगा उसमें प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज के बाद हम वेन डायग्राम पे आएंगे। जैसे सपोज मैंने लिखा A इक्वल टू 1 2 3 5 और सपोज मैंने B लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो B में जो एलिमेंट्स हैं, A के सारे एलिमेंट B में कंटेन कर रहे हैं, मींस A इज सबसेट ऑफ B। हम यहां पर B को सबसेट नहीं बोल सकते, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि B में जितने एलिमेंट हैं वो A में नहीं है, तो ये सबसेट का सिंबल है। अब इस सिंबल में भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, दो तरह के होते हैं, ये भी सबसेट का सिंबल है और ये भी सबसेट का सिंबल है। डिफरेंस क्या है, जब भी प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे, जब भी सिंपल वर्ड सबसेट बोलेंगे तो ये यूज करेंगे। क्योंकि अगर जैसे मैंने लिखा, जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए A मैंने लिए इवन नंबर 2 4 6, B मैंने लिया 1 to 10 या 1 to 6। अब देखिए A के सारे एलिमेंट B में कंटेन कर रहे हैं, तो इस समय A इसका प्रॉपर सबसेट है, राइट। ये एक सिंबल है, अगर आप दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि एक में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो B में है पर A में नहीं है। पर इस सिंबल का मतलब है कि हो सकता है सारे एलिमेंट्स भी। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लूं, C की जगह मैं एक ले लेता हूं D इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब देखिए B में भी जितने एलिमेंट है उतने D में है,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं B इज सबसेट ऑफ D। यहां पर मैं ये सिंबल यूज करूंगा। तो प्रॉपर सेट, सबसेट और सबसेट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना ही होता है कि इस सिंबल से हमें एक चीज समझ में आती है, हो सकता है जब मैंने लिखा A इज सबसेट ऑफ B, तो मे बी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, कॉर्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू मे बी B। पर अगर मैंने ये यूज किया है तो इसका मतलब ये पक्का है कि A के एलिमेंट्स के नंबर B से कम होंगे। अगर B में मान लीजिए 10 है तो A में लेस देन 10 होंगे, मीन्स 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी हो सकते हैं। पर जब मैंने ये लिखा है तो अगर B में 10 है तो A में 10 भी हो सकते हैं और लेस देन 10 भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। तो कुछ एक नोटिस चीजें याद रखनी है आपको, जैसे एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब किसी भी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा